हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट में आज बात होगी जी20 के हवाले से और इसका एक पाकिस्तान में भी इस हवाले से बात बात हो रही है, लेकिन क्योंकि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है तो यकीनन जितने भी लोग अभी करीब के दिनों में जो विजिट करके आए इंडिया का, तो यही कहते हैं कि जहां पे भी आप जाते हैं तो आपको हर जगह पे जी20 के लोगोज और उनके बिल बोर्ड्स और इस तरह की चीजें नजर आती हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से बहुत सारी बातें हम पिछले साल यानी लास्ट 2022 से सुन रहे, वहां पे क्या कुछ होने वाला है इस हवाले से बात करेंगे और यकीनन पाकिस्तान की भी बात होगी। इन सारी चीजों के लिए मुझे ज्वाइन कर रही है एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया याना मीर। याना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। Thank you so much for having me, and Assalamu alaikum to all your viewers, and happy Holi to you and to all your viewers. एंड सेम टू यू, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू पीपल। जितने भी लोग हमें जहां जहां पर भी देख रहे हैं तो उनको मैं बिल्कुल मुबारकबाद देता चलूं। वैसे हमने जो सेलिब्रेट करनी है दैट विल बी ऑन संडे, तो अभी 2-3 दिन है जिस दिन हमने सेलिब्रेट लेकिन करनी है आपको इस्लामाबाद में। आपको आपको देख के ऐसे नहीं लगा जैसे आप हमेशा लगते हो ना फ्रेश, वैसे नहीं ऐसे लग रहा है आप भांग पीकर आए हो। नहीं, वो आप एक्चुअली ऑलरेडी सेलिब्रेट करके भांग वांग पीकर आए हो, ऐसे लग रहा है आपको देख के। तो यानी आप फ्रेश मैं नहीं लग मैं रहे हो, हाँ मैं हम ओवर लग रहे हो। लास्ट 3 डेज से यानी सैटरडे, संडे और मंडे, एक तो मैंने बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग की है। मैं मुसलसल जो है वो खैबर पुख्तनख्वा के बहुत सारे इलाकों में गया हूं और नॉन स्टॉप गया हूं, मतलब रेस्ट मैंने बहुत कम की है। एक तो ये वजह है और एक मैं व्यूअर्स आपको ये भी बता दूं कि याना ने मुझे सुबह का टाइम दिया था और मैं एक्सरसाइज करके आता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए सोता हूं, तो वो टाइम फिर उन्होंने चेंज किया और वो मेरे नींद का जो स्केड्यूल था वो भी खराब हुआ आई एम है। सो तो सॉरी, ये क्रेडिट गोज टू याना, ये आई एम सो उनकी सॉरी। वजह आई से। होप यू आई होप यू गेट योर ब्यूटी स्लीप आफ्टर आवर डिबेट। खैर एनीवे, नो इशू, चलता रहता है ये। मतलब हम लोगों का काम ऐसा है कि हम आगे पीछे चलते फिरते रहते हैं और सम टाइम ये होता है कि आपकी प्रॉपर रेस्ट नहीं होती, तो ये आपको नजर आ रहा होता है। लेकिन खैर एनीवे, हम आते हैं पॉइंट पे। याना, आप यकीनन जी20 को कवर कर रही होंगी। वैसे तो पूरी दुनिया उस चीज को कवर करी क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है किसी भी कंट्री के लिए जो उसको होस्ट करता है। लेकिन ओवरऑल अभी तक, क्योंकि अभी लास्ट जो 40 डेलीगेट्स आए थे जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे दुनिया भर से, उसके बाद से काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। यूक्रेन रशिया वॉर की भी बात हो रही है, यूएस और रशिया की भी बात हो रही है, चाइना और इंडिया की भी बात हो रही है। लेकिन आपका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि अभी तक क्या आपको नजर आया, फिर जाते हैं कश्मीर की तरफ कि वहां पे क्या होने वाला देखिए, G20 का पहले मैं आपको सिग्निफिकेंस बता दूं, ठीक है ना। G20 एक ऐसा एक ऐसी तंजीम है, यू कैन है। से, जिन जो मेंबरान कंट्रीज हैं इसमें, वो सबसे पावरफुल कंट्रीज मानी जाती हैं दुनिया की। और ये सारी कंट्रीज मिलके, G20 के सारे जो मेंबर्स हैं, इनमें 60% ऑफ द पॉपुलेशन दुनिया की रहती है। 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है इन कंट्रीज के बीच में होता है। एक्सपोर्ट्स जो है 75% दुनिया का एक्सपोर्ट्स इन कंट्री से निकलता है। और 80% पूरी दुनिया की इकोनॉमी इन कंट्रीज पे निर्भर करता है। तो ये कंट्रीज इसीलिए मायने रखती हैं, और जब इनके डेलीगेट्स किसी कंट्री, होस्ट कंट्री में जाते हैं, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट्स अ बिग डील। और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कई अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। G20 ने जब से डेब्यू किया तब से सबसे बेस्ट इनका कंट्रीब्यूशन, इनका अचीवमेंट हम कह सकते हो, ये रहा कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी दुनिया में, ठीक है ना, तो उसमें इन्होंने $4 ट्रिलियन मिलके इकोनॉमी में पंप किया, और जो रोड मैप बनाया इकोनॉमी को वापस स्टेबलाइज करने के लिए, तो वो काबिल तारीफ है। और सेम वे इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक मुद्दों पर ही नहीं, कई दूसरे मुद्दों पर भी रोड मैप्स बनाई हैं, चर्चाएं की है, सोल्यूशंस निकाले हैं। जैसे कि जो ईरान का कोवर्ट न्यूक्लियर प्लांट था, जाहिर सी बात है उससे पूरी दुनिया को डेंजर है। या जो आप कह सकते हैं सीरिया में पार्शियल सीज फायर की जो प्लानिंग थी, तो ये सारी चीजें वो पिछले साल जो बाली में हुआ था। एग्जैक्टली, अभी क्योंकि बाली की भी बात हो रही है, मेरे ख्याल याना का जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो हमसे टूट गई है, लेकिन दोबारा जैसे ही वो ज्वाइन करती है तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इस
बहस को, इस मुद्दे को आगे लेके जाएंगे। लेकिन क्योंकि बाली में भी कुछ ऐसी चीजें हुई जो हमने लास्ट ईयर देखा था 2022 में, स्पेशली रशिया और यूएस के बीच में, और रशिया और रेस्ट ऑफ द जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके बीच में बहुत सारे मसले मसाइल हमें वहां भी देखने को मिले। इस तरह की कुछ चीजें हमें न्यू दिल्ली में भी देखने को मिली। लेकिन इसके हवाले से ये भी खबरें आ रही है कि क्या इंडिया इसको टेक ओवर करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि एक लाजमी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है। रशिया भी उनका दोस्त मुल्क है, बड़ा करीबी, और इसके साथ साथ यूएस भी एक करीबी दोस्त मुल्क है, क्वाड का मेंबर है इंडिया के साथ। तो ये सारी वो चीजें हैं कि इंडिया के लिए इस वक्त मेरे ख्याल में ये मैनेज करना चीजों को शायद आसान नहीं होगा। लेकिन हम जो मर्जी कह दें, ये सारी चीजें शायद चलती रहती हैं। दुनिया के बीच में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे, एक फोरम पे बैठते हैं, लेकिन उनके आपस में बहुत सारी ग्रीवियंसेस होती है। चाइना और इंडिया के बीच में भी है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी है, रशिया और अमेरिका के बीच में भी है, यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में भी है, अरब और ईरान के बीच में भी है। तो ये मेरे ख्याल से ये एक इशू है, ये चलता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ ये सारी जो चीजें हैं ये भी फ्लरिश करती हैं, और ये आई एम जो सो कंट्रीज सॉरी, होती है आई उनके लिए, गॉट कट। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, या ना आप अपनी जो बात है उसको आप कंटिन्यू कर सकती हैं। अच्छा, या ना आपने बाली की बात की, कैन यू हेयर मी? मेरे ख्याल याना को मेरी आवाज़ नहीं जा रही, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बाली का जिक्र किया, फिर हम आना चाह रहे हैं इस वक्त न्यू दिल्ली की तरफ, कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। क्योंकि मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, एक वही वाली बात है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 40 कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो तकरीबन दुनिया भर के 70 या 80% जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करने वाले 20 कंट्रीज के जो हेड्स होते हैं, वो वहाँ पे, या फिर फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो वहाँ पे, उनका आना, या बाकी डेलीगेशंस का आना, एक बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त एक एशियन कंट्री, हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया, इसको होस्ट कर रहा है। कश्मीर के हवाले से भी बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं कि वहाँ पे शायद इनकी कुछ मीटिंग्स होनी है। लेकिन याना का राब्ता जैसे हमारे साथ जुड़ेगा तो हम उनसे भी पूछेंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती है। याना, कैन यू हियर मी नाउ? अच्छा, याना एक चीज़ और मैं यहाँ पे पढ़ रहा था आप लोगों के मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स को, कि एक बहुत बड़ा फोरम है, नो डाउट कि 70-80% दुनिया की इकोनॉमी को और बाकी चीज़ों को ये 20 जो कंट्रीज होते हैं इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और रशिया के बीच में जो एक क्या मैं कह सकता हूँ, यूक्रेन की सूरत में जो मसाइल खड़े हुए हैं, वो इंडिया के लिए भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ इंडिया के बड़े क्लोज रिलेशंस हैं। देखिए, मैं जैसे जब मैं बोल रही थी तब कट हो गया, तो मैं जी कंटिन्यू जी, कर लूं। यही मैं बोल रही प्लीज। थी कि जब पिछले साल जो G20 हुआ इंडोनेशिया में, वहां पे हम्म, जो है ज्यादातर बातें यही रशिया और यूक्रेन की वॉर के बारे में बिल्कुल। चल रही थी। तो और उससे पहले जो था वो कोविड-19 की चर्चा चली। हम्म, तो अब क्या है कि देखिए, रशिया यूक्रेन की जो वॉर है उससे वही कंट्रीज अफेक्ट होंगी जो इन दोनों कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस में है। या डिप्लोमेटिकली अफेक्ट, देखिए, जो रशिया के साथ जो दुश्मन नेशंस हैं जैसे कि यूएसए, डिप्लोमेटिकली उनको अफेक्ट होगा। इंडिया को क्यों अफेक्ट होगा? क्योंकि इंडिया तो रशिया से ही ऑयल लेते आया है और बिल्कुल। रशिया से ही ऑयल लेगा। तो कुछ कंट्रीज हैं जो इस वॉर का फायदा उठाना चाहते हैं हाँ, और एक एक गिल्टी कॉन्शियंस को जगा के बोलना चाहते हैं कि अब रशिया से ऑयल लेना बंद करो क्योंकि रशिया जो है या दहशतगर्दाना हरकत कर रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे देखिए, जो कश्मीर और इंडिया का जो कश्मीर और इंडिया का जो इल्हाक है, उसके ऊपर जो पाकिस्तान बार बार इस पे दूसरी कंट्रीज की इंटरफेरेंस चाहता है, ये लेकर इसकी वजह से इंडिया का ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहा है कि जो दो कंट्रीज के बीच होना चाहिए वो दो कंट्रीज के बीच ही होना चाहिए। इसको ओके। एक ग्लोबल लेवल पे एस्केलेट करने से कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ एक चीप पॉलिटिक्स और चीप डिप्लोमेसी होती है जिसमें इंडिया इंडल्ज नहीं करना चाहता। जी, और इंडिया के लिए नेशन फर्स्ट है, और नेशन फर्स्ट के हिसाब से रशिया से जो ऑयल मिलता है हमें वो ज्यादा सस्ता मिलता है, तो रशिया के साथ हम, बिल्कुल। और पुरानी दोस्ती भी है, तो हम उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, सिर्फ इसलिए कि वो यूक्रेन के साथ वॉर में, उनके अपने रीजंस होंगे वॉर में रहने के, या और बिल्कुल। यूक्रेन के साथ हमारी कोई
खास ऐसी नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात, कश्मीर के इशू पे यूक्रेन ने कभी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, वो एक दूसरी बात है। तो बहुत सारी चीजें हम जो देखकर हम डिसीजंस लेते हैं। और नाउ कमिंग बैक टू G20, बिकॉज दिस टॉपिक डज नॉट अफेक्ट इंडिया इन एनी वे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, पिछले साल का जो G20 है वो ज्यादा कुछ फायदेमंद नहीं रहा उससे, यू नो। तो लेकिन इस साल बिकॉज G20 कश्मीर में भी स्टेप होने वाला है, डेलीगेट्स यहाँ भी आने वाले कश्मीर में भी, बिल्कुल। तो इस वजह से पूरी उम्मीद है कि जो कश्मीर की इकोनॉमी एक तरह से कोलैप्स हो चुकी थी, आप कहिए, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट वाज गोइंग ऑन। पहले तो 370 एब्रोगेट किया, जाहिर सी बात है उसकी वजह से पॉलिसीज चेंज होती है, विच आल्सो इंक्लूड्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो एक तो उसकी वजह से बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ। दूसरा, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इंटरनेट शटडाउन किया गया था, उसकी वजह से हुआ। बहुत सारे ऐसी, फिर उसके बाद पैंडेमिक हो गया, कोविड पैंडेमिक, उसकी वजह से इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। तो कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह से कोलैप्स होगी। और आप तो जानते हैं ट्रेड बॉर्डर शट होने की वजह से भी, क्योंकि बहुत सारा कश्मीर जो है वो ट्रेड करता था पीओके के साथ, लेकिन वो भी कई साल पहले शट हो गया। तो इन सब चीजों की वजह से कश्मीर की इकोनॉमी हैज बीन ऑन अ डाउन स्लाइड। तो वी आर होपफुल कि जिस तरह का रोड मैप G20 कंट्रीज ने 2008 में लीमन ब्रदर्स कोलैप्स की बात किया था, उसी तरह का कोई रोड मैप कश्मीर की इकोनॉमी के लिए एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी डिस्कस की जाए। और उसके लिए जो तैयारियां की गई हैं, देखिए जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कुछ टाइम के लिए इंटरनेट शटडाउन किया गया। लेकिन ये बात भी माननी चाहिए कि अब जब G20 आ रहा है तो कश्मीर वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू गेट 5G। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे 5G जो है वो शुरू हो गया, लॉन्च हो गया। और यहाँ की रोड्स पे मरम्मत चल रही है। यहाँ पे जो है, जो फाउंटेन्स, फव्वारे हैं, उनमें एडिशंस की जा रही है। डेकोरेटिव सिटी को ज्यादा डेकोरेटिव बनाया जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो ऐसे, हाँ, और ऐसी बहुत सारी चीजें की जा रही है जिससे डेलीगेट्स को वेलकम भी कर सके, और जिस टाइप की डेवलपमेंट से जो है लोकल्स को भी फायदा हो आगे। राइट। अच्छा, या ना एक चीज और कश्मीर के हवाले से, क्योंकि सुन तो हम रहे 2022 से हमने ये बातें सुनी कि जी कुछ मीटिंग्स जो हैं वो होनी है कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर कुछ खबरें ये भी आ रही थी न्यू दिल्ली से कि शायद ना हो। तो अब कंफर्म हो गई ये बात कि जो मीटिंग्स वहां पे शेड्यूल थी कश्मीर के अंदर जब भी होनी है इसी साल, तो वो होंगी उसी तरीके से? देखिए, हर्ष सिंगला साहब तो पहुंच गए श्रीनगर, हमने यही खबरों में सुना था लास्ट, एंड ही इज द चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर G20। तो अब ऐसी जब जाहिर सी बात है ऐसे लोग आ रहे हैं, तो मतलब उनका तो वही इरादा होगा। ये नहीं कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट तो है नहीं कि कुछ ऐलान करके फिर उस पे उतरे, उसको उस इरादे को पूरा ना करे। इंडियन गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि कश्मीर में G20 का कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज होगा रिलेटेड टू G20, मतलब होगा ही, मुझे पूरी उम्मीद है जी। राइट। अच्छा, या ना एक और चीज डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि G20 में इतनी बड़ी इकोनॉमीज को डील किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, तो उस चीज के हवाले से कोई खबर है कि यार इन्वेस्टमेंट्स वहां पे, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया का तो हमने सुना और पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई कि हमारे कश्मीर में आज तक हम उनको नहीं लेके आ सके, लेकिन इंडियन कश्मीर में नरेंद्र मोदी साहब हो या आपके जो भी लोग हैं गवर्नमेंट में, वो इस लेवल पे लेके आ गए कि वो कश्मीर तक अरब दुनिया को लेके आ गए। और इस बात पे उनको वो मजबूर हुए, मैं ये नहीं कहूँ कि उनको मजबूर किया गया, वो इस बात पे वो अट्रैक्ट किया गया कि भाई वो आके और वहां पे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाके इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, मोदी जी इज अ प्राउड हिंदू, और हिंदू हेटर्स को ये चीज बहुत बुरी लगेगी और चुभेगी। लेकिन फैक्ट इज कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी छवि इस तरह कुछ बनाई है दुनिया में कि पीपल कांट हेल्प बट ट्रस्ट हिम एंड हिज गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई जो है ग्लोबल लीडर्स आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन कश्मीर बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट फॉर मोदी जी। आपको पता होगा इटालियन पीएम जब अभी आई थी, उसने क्या बोला कि मोदी जी जो, मतलब शी ओपनली सेड दैट यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर। उनको उन्होंने ओपन इसमें बोला पब्लिक में कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। और आपको पता होगा मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे यूएस की जो है, उसमें मोदी जी हैज गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78% एज द ग्लोबल, द मोस्ट अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर, द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। तो जब ये है, तो जब तक ये है, जाहिर सी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल कीप pouring into India, and Kashmir is definitely a very good spot for investments of all kinds, including real estate, including department stores,
एंड या मोस्ट ऐसी चीजें हैं जिससे एनवायरनमेंट खराब नहीं होता, एनवायरनमेंट की एग्जैक्टली, खराबी ना हो, बिकॉज कश्मीर इज अबाउट नेचुरल ब्यूटी. बिल्कुल. तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग एट मोर. G20 के बाद तो वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट मोर. अभी अभी तो आपने सिर्फ सऊदी और यूएई की बात की, बट वी आर लुकिंग एट मोर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड इंशाल्लाह इससे जो है कश्मीर में जो जॉब जनरेशन की प्रॉब्लम है, now that is one place where the government failed, which उन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन unfortunately they kept failing. जॉब जनरेशन की बहुत जरूरत है कश्मीर में, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल डेफिनेटली इंश्योर दैट इंशाल्लाह. अच्छा, ये ना क्योंकि आप कश्मीर पूरे को मतलब जाती रहती हैं मुख्तलिफ इलाकों में, सम टाइम ये होता है कि सिचुएशन ऐसे लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन फिर हमें आती है स्टेबिलिटी नजर आती है. एलओसी के ऊपर सीज फायर के भी 2 साल अभी फरवरी में कंप्लीट हुए, और मैं ये कहूंगा सक्सेसफुल कंप्लीट हुए हैं, और अच्छी बात है कि ये चीज हुई है. तो डू यू थिंक कि अभी आगे जाके मजीद हालात में मजीद बेहतरी आनी है, या कभी कभार आपको भी लगता है एज ए जर्नलिस्ट कि नहीं, थोड़ा सा कभी गड़बड़ियां हो जाती हैं? मैं इतना समझती हूँ कि देखिए आपको बुरा लगेगा, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन द फैक्ट इज जितना पाकिस्तान बर्बाद होता जाएगा उतना इंडिया प्रॉस्पर होता जाएगा. इट इज एन जी. अनफॉर्चुनेट बट ट्रू फैक्ट, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं रहेगा हम्म. तो वो कहाँ से शेलिंग करेंगे, वो कहाँ से प्रॉक्सी वॉर करेंगे, वो कहाँ से. मैं सिर्फ कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, इवन बाकी इंडिया में भी जो टेरर अटैक्स वगैरह वो सब करते थे, बट जैसे जैसे देखिए एक तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, हम्म. सर्वेलेंस सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम जब से नई गवर्नमेंट आई है, मतलब 2014 ऑनवर्ड्स. राइट. एंड उसके अलावा पाकिस्तान भी डाउनफॉल में है. इट इज हेडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी ऑफ सम सॉर्ट्स, आपको तो पता ही होगा. तो राइट. इस वजह से जाहिर सी बात है, जहां पे आपको पता होगा कि जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उनको आपके पावर डिपार्टमेंट ने पावर देने से मना कर दिया, क्योंकि कुछ 85 मिलियन डॉलर्स या रुपीस कुछ उनका उनके ऊपर कर्जा है, जी. उन्होंने चुकाया नहीं. आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ कश्मीर रिलेटेड बात कर रही हूँ, वैसे या बर्बादी पूरे देश में है आपके, लेकिन आपको पता होगा कि जो पीओके साइड है वहां पे लोगों को आटा नहीं मिल रहा, वहां पे मतलब हफ्तों हफ्तों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती लोगों को. जो इतने सालों से उनको प्रॉमिस किए गए थे कुछ छोटे मोटे डेवलपमेंट, जैसे वो जो अवाम रोड है, अवान रोड आई थिंक, उसके नाम पे वहां के सारे लोग वोट्स लेते हैं, लेकिन एक बार जब सत्ता में आते हैं तो फिर दे डोंट पे अटेंशन. हम्म. और लोग रोजाना वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो उनका हक है, उनको ना कनेक्टिविटी है, ना आटा चावल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है. तो जब ऐसे हालातों में, और एक तरफ से बलूचिस्तान रेबेल्स, एक तरफ से सिंध अपना वो चाहता है फ्रीडम, तो जब एक देश बैंक्रप्सी की तरफ भी जा रहा है और बर्बादी की हम्म. तरफ भी जा रहा है, इस हद तक के आप सोचिए पीएम एक्स पीएम को तोशे खाने के जो गिफ्ट्स हैं वो चोर बाजार में बेच के पैसे कमाने पड़ते हैं. मतलब व्हाई एम आई यूजिंग द वर्ड चोर बाजार, क्योंकि यहाँ पे चोर लोग ऐसे काम करते हैं अपने इंडिया में, है ना, जो नहीं, गिफ्ट्स ये तो लेके खैर बिल्कुल, ये तो सस्ते मार्केट में बेच. आई आई एग्री विद यू. मतलब वो तो मेरे ये ख्याल में वो तो ये क्या तरीका एक है. बहुत ही एक चीप हरकत मैं कहूंगा उसको, जो जिसने तो भी ये जब किया. तक, हाँ, तो जब तक ये बर्बादी की तरफ जा रहा है, आपको पता है डॉलर कितना गिर गया, अब 272 कितना है, 290 278, कितना हो गया 278, डॉलर टू का, 278. 278 हो गया. हाँ, आप सोचिए, और पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ बढ़ के 40% के ऊपर हो गया. तो जितना पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, उतना उसके पास पैसे नहीं है इंडिया के साथ जो है इंडिया में दहशतगर्दी करने के. तो हम समझते हैं कि इस वजह से हालात सुधर रहे हैं हमारे लिए, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक का नुकसान मतलब दूसरे का मुनाफा, ये वो बात है. दरअसल हम हमसाए हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. एंड आई टोटली अग्री दैट इंडिया अगर ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, रशिया यहाँ वहां एड भेजते हैं, इंडिया अगर यहाँ वहां फाइनेंशियल एड भेजता है, या किसी भी तरह की डेवलपमेंट करने में इन कंट्रीज को असिस्ट करता है, तो पाकिस्तान तो इज द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी विद अस. तो राइट. बिल्कुल. पाकिस्तान को की मदद करना, इट इज आवर ड्यूटी. डेफिनेटली हम सायों की तरह हमें, वी हैव टू एंश्योर कि वी हैव अ वेरी पावरफुल साउथ एशिया, एंड बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, इंडिया हैज टू एंश्योर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ही कुछ ऐसे हैं, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि जितना आपका देश बर्बाद होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे. दिस इज द अनफॉर्चुनेट थिंग. अच्छा, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूं. अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो मैं डायरेक्टली अफेक्ट होता हूं. मेरा प्रोविंस, मेरा शहर, मेरे लोग, मेरे हॉस्पिटल्स, मेरे स्कूल डिस्टर्ब हो रहे हैं.
ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि अगर पाकिस्तान की बर्बादी होगी और इंडिया उससे बच सकेगा? ये तो कहीं नहीं हुआ। सीरिया में होता है उसका नुकसान टर्की उठा रहा है, यमन में होता है उसका नुकसान सऊदी अरेबिया और यूएई को उठाना पड़ता है, हालांकि दोनों बड़े प्रॉस्पेरियस कंट्रीज हैं। सऊदी अरेबिया के पास भी बहुत पैसा है, सब कुछ सेटल डाउन है, दुबई के पास भी है, कतर के पास भी है। तो मैं कहूंगा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है देखिए, कि अगर ये एग्जाम्पल ये ये एग्जाम्पल जो आपने दिया वो सही नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सीरिया की जो वॉर है, हम्म, अनफॉर्चुनेटली उसको टर्की खुद सपोर्ट करता है, आपको हम्म, पता होगा। वो दूसरी बात, मुख्तलिफ लोग करते हैं, रशिया जो भी करता है, टर्की भी करता है, फ्रांस भी करता है, अनफॉर्चुनेटली यूएस भी और करता है। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात, यमन के पास पैसा है सऊदी के साथ वॉर, इतनी भी गरीब नेशन नहीं है जितना पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली जो है, एक जो सहारा था, देखिए, एक आध दो फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक लेवल पे, एक चाइना है, लेकिन वो ओपनली उसको कबूल नहीं करता एज अ फ्रेंड, क्योंकि चाइना को भी ये चीज चुभती है कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान में, लेकिन दहशतगर्दाना अटैक्स की वजह से हमें अपने प्रोजेक्ट बंद करने पड़ते हैं, हमारा पैसा भी जाता है और हमारे एम्प्लॉयज को भी मारा जाता है पाकिस्तान। बिल्कुल तो ये absolutely, चीज है ना चाइना की प्रॉब्लम, और चाइना डायरेक्टली इंडिया के साथ वॉर नहीं कर सकता, बिकॉज बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी पे चाइना डिपेंड होता है, बिकॉज लॉट ऑफ, या in a way, because I'm not saying बिजनेस China only depends on India, but I'm saying business, one of या the biggest markets of Chinese products is in India. तो या चाइना नहीं चाह सकता कि इंडिया इकोनॉमिकली कोलैप्स हो, वो थोड़ा बहुत यहाँ वहां मेडलिंग करेगा, लेकिन इट के नॉट होप कि इंडिया कोलैप्स हो, बिकॉज उससे क्या है, उसी को नुकसान है। लेकिन राइट। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, हमने ट्रेड बॉर्डर्स ऑलरेडी बंद कर दिए हैं, हम हाँ, पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड ही नहीं करते, ना हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, वो भी हमने स्टॉप कर दिया कि पाकिस्तान की डिग्रीज हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। हम्म, तो एजुकेशनली हम ना इनसे कुछ इंपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट इंपोर्ट करने की जरूरत तो आप लोगों को है हमसे सस्ते दामों पे, हम्म, लेकिन वही बात है कि जब देर इज नो ट्रेड, देर इज नो एजुकेशनल एक्सचेंज, देर इज नो कल्चरल बॉन्डिंग लेफ्ट, क्योंकि बॉन्डिंग हो सकती थी, लेकिन ये हिंदू हेट्रेड की वजह से पाकिस्तान हैज इंश्योर्ड कि इंडिया के साथ वो बॉन्डिंग कभी ना हो जो होनी चाहिए। तो इस वजह से इंडिया को ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा पाकिस्तान की बर्बादी से, पाकिस्तान की बर्बादी से सिर्फ पाकिस्तान को इफेक्ट होगा, और इसका फायदा तालिबान जरूर उठा सकता है। जी। चले देखते हैं कि तालिबान, क्योंकि मैं तालिबान को कवर करता हूं, उनका वो जो एक ग्रुप अभी एक नई वीडियो उन्होंने रिलीज की थी और उसमें वो ये कहते हैं कि जी हम वो कौन सा है, एक गजवा हिंद, कहते हैं ये वो वाला ग्रुप है जिसने गजवा हिंद करना है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन खैर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्योंकि किसी और एंगल से शायद देखता हूँ, आप किसी और एंगल से इस चीज को नहीं, देखती मैं हैं। मानती हूँ, मैंने कभी भी तालिबान और अफगान को दोस्त नहीं माना, ना हम्म, मानूंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि जिस दिन एक चीज जो हमें मानना चाहिए, जो पाकिस्तान एक तरह से एक नेचुरल फेवर हम पे कर रहा है, डेमोग्राफिकली, बिल्कुल, जियोग्राफिकली, आई एम सॉरी, या बिल्कुल, जियोपॉलिटिकली, वो फेवर ये है कि वो बीच में आ जाता है। तो उस वजह से तालिबान पहले पाकिस्तान से लड़ रहा है, अगर पाकिस्तान बीच में नहीं होता, तो एक तरफ से मैं इंडिया वालों को ये चीज बता दूं कि हाँ, चाहकर या ना चाहकर जो पाकिस्तान वाले हैं, उनकी वजह से एक्चुअली हम आज सेफ है, वरना तालिबान तो सीधे इंडिया में घुस जाता। मैं तो पहले दिन से कहती हूँ, जो अफगान को देख के इनको बड़ा वो होता है ना भाईचारा इंडियंस को, मैं तो पहले से इनको बोलती हूँ कि प्लीज, जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तान के साथ वॉर में है या पाकिस्तान में हम्म, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि वो हमारे दोस्त हुए, क्योंकि एक बार जब पाकिस्तान उनसे लड़ने के काबिल नहीं रहा, खत्म हो चुका, तो वो सीधे आएंगे वहां से इंडिया में। एक बार पाकिस्तान ने अगर अपने घुटने टेक दिए अफगानिस्तान के सामने, तो दे आर गोइंग टू कम स्ट्रेट इनटू इंडिया, फिर मत कहना। तो ये चीज जो है, ये इंडिया को भी समझनी चाहिए, और एक स्ट्रेटेजिकली उन्हें समझना चाहिए कि हम, उन्हें ये भूल जाना चाहिए कि अगर हमने अफगान पे हम्म, या तालिबान पे फेवर्स किए, तो ये हमेशा हमारे दोस्त रहेंगे। ये किसी के दोस्त नहीं, ये बिल्कुल। जब अपनों के दोस्त नहीं, अपनी औरतों को पढ़ने नहीं देते। जी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। बस लास्ट एक कमेंट आपका चाहूंगा, आपने फीमेल एजुकेशन की बात की, तो पाकिस्तान के साइड का जो कश्मीर, जिसको हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वहां पर कल एक सर्कुलर जारी हुआ कि जी वहां पे फीमेल जितनी भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की या उनके टीचिंग स्टाफ जो है, उनके लिए हिजाब मैंडेटरी किया गया। इस पर थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा, फिर वाइंड अप। मुझे अजीब सी बात लगती है, क्योंकि हिजाब जो चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपलसरी है ही नहीं इस्लाम में। जिस कंट्री में इस्लाम का आगाज हुआ था, सऊदी अरेबिया ने हिजाब बैन कर दिया एग्जामिनेशन हॉल्स में, तो ये कौन होते हैं
ये कौन से बड़े इतने खुद को कौन से ये कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं, मुझे नहीं समझ जी। आता ये कौन सा इस्लाम, ये इन्होंने अपना खुद का रिलीजन शुरू कर रखा है जो औरतों को फोर्स कर रहे हैं। और दूसरी बात, मतलब जैसे एज इफ पीओके के लोगों को ऑलरेडी क्या इनफ सप्रेस नहीं किया गया था कि अब ये भी हो रहा है। वो तो यही सोचेंगे ना, पाकिस्तान में देखो क्या हालात है, मिनिस्टरों के ऑफिसों में लड़कियां नचनियां नाच रही हैं। आप देखिए मिस पाकिस्तान कैसे कपड़े पहन के घूमती है, आप देखिए वहां पे सिनेमा हॉल से लेके हर एक चीज है, एक बहुत ही ब्रेजन कल्चर है लड़कियों को लेके। तो वही चीज पीओके में इस तरह से औरतों को क्यों दबाया जा रहा है, पॉइंट क्या प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा आप देखिए, औरत मार्च जो हर साल होता है 8 मार्च हाँ, को, बिल्कुल 8 मार्च। 2018 से हर साल होता है ना, एग्ज़ैक्टली। वो औरत मार्च को रोक दिया, लेकिन उसके बाद जो हर साल होता था, जो रिलीजियस क्लेरिक्स जो हया मार्च ऑर्गेनाइज करवाते थे, ये दिखाने के लिए कि जो औरतें सप्रेस रहती हैं, बिल्कुल। जो औरतें एजुकेट नहीं होती या हमेशा बुर्के के अंदर कैद होती हैं, इन औरतों को कितना सराहा जाता है उनके हाँ। इस्लामिक वर्जन में। असली इस्लाम में नहीं, जो इस्लाम इन्होंने बनाया है उस हुँ। इस्लाम में इनकी कितनी वैल्यू है, ये दिखाने के लिए जो हया मार्च होती है वो अलाउ किया इस साल, लेकिन औरत मार्च को अलाउ नहीं किया जो एजुकेशनल राइट्स की बात करती है, रिप्रोडक्टिव हुँ। राइट्स की बात करती है, राइट टू जस्टिस की बात करती है। बिल्कुल आपको सही। पता होगा कि और पाकिस्तान की रेप विक्टिम्स तो कुछ, हाँ कल क्योंकि 8 जी मार्च है और नेशनल प्रेस क्लब के सामने बिल्कुल औरत मार्च की जो ख़वातीन हैं, कल भी इस्लामाबाद में उन्होंने गाड़ी में बैठे हैं और माइक्रोफ़ोन्स उनके पास थे और वो लोगों को बता रहे थे कि कल हमारा 2 बजे ये मार्च होगा। नेशनल प्रेस क्लब जो हम जर्नलिस्टों का एक घर होता है, बल्कि हमारा वही घर होता है, उसके बाद हमारे दूसरे घर होते हैं। तो वहाँ पे ये होना है, बट द थिंग इज़ कि राइट्स देना बहुत ज़रूरी है। ना कि सिर्फ मार्चेज़ और वहाँ पे मतलब तकारीर करके और उसके बाद ठीक है चले जाएँ। बलूचिस्तान में हमारी आप ख़वातीन सोचिए, बड़ी सप्रेस हैं। आप पीओके में हिजाब की बात कर रहे हैं, पीओके की एक लड़की को रेप करके एक पाकिस्तानी आदमी भाग गया, फैसलाबाद में बैठा है, खुला बैठा है, उसको ना अरेस्ट किया ना कुछ। लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रास्तों पे उतर आए, लेकिन उनकी कौन सुनता है। अच्छा छोड़िए, पाकिस्तान में तो औरतें जो है वो रेप के खिलाफ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि भाई रेप को प्रूव करने के लिए 4 मर्दों की टेस्टिमनी लगती है, औरत की अपनी टेस्टिमनी तो मायने ही नहीं रखती। तो इस हुँ। तरह के जो हालात हैं औरतों के खिलाफ, जो पुलिस कस्टडी में जो उनके साथ अब्यूज होता है, एशिया वॉच ने रिपोर्ट निकाली है इसके बारे में, जो पुलिस कस्टडी में औरतों के साथ पाकिस्तान में सेक्सुअल अब्यूज और टॉर्चर होता है, जो उनके साथ जो जस्टिस सिस्टम है वो फेयर नहीं है। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जिसपे पाकिस्तान को ना एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक कोलैप्स, एक एब्सोल्युटली। सोशल कोलैप्स भी होता दिख रहा है। बिल्कुल याना यही हम कहते हैं कि मेरे ख़्याल में जो लॉज़ हैं उसको बेहतर करना चाहिए। वो मेरे ख़्याल में सारी ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो बेहतर होनी चाहिए। बल्कि हम एशियंस इसमें बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान हो, हम हो, बाकी कंट्रीज़ हो, बांग्लादेश के हवाले से हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं अनफॉर्च्यूनेटली। इंडिया में हमें ये चीज़ देखने को जब मिलती है, तो हम्म। मैं कहता हूँ कि सबको इसको बेहतर और इसके ऊपर बैठकर एक रोड मैप अगर बनाया जाए तो शायद ये बेहतर ही आ सकती है। याना थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन आपके टाइम का। एंड थैंक यू। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।